हिस्सा कहलाता है। आप आंसर देते जाइए और साथ में मैं आपको समझाता जाऊंगा। एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा कहलाता है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन या न्यूक्लियस। अब देखिए, जो परमाणु है, परमाणु के अंदर एक धनावेशित भाग होता है जिसे अपन नाभिक बोलते हैं, नाभिक या न्यूक्लियस, जिसके अंदर न्यूट्रॉन, एक तो न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन उपस्थित होते हैं। इसको सम्मिलित रूप में मोजले नामक वैज्ञानिक ने न्यूक्लियॉन कहा। न्यूक्लियॉन कहा, किसने कहा? एक मोजले नामक वैज्ञानिक था जिसने न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन को सम्मिलित रूप में क्या कहा? न्यूक्लियॉन कहा। और जो केंद्र भाग है उसमें क्या क्या उपस्थित होता है? एक तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन उपस्थित होता है। अब देखिए, उसके जो चारों ओर भाग है उसे अपन बोलते हैं कक्ष, कक्ष, या इसे अपन बोलते हैं ऊर्जा स्तर, ऊर्जा स्तर। तो इस कक्ष या ऊर्जा स्तर के अंदर इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्र लगाता है। अब अपना क्वेश्चन क्या है? देखिए, एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा कौन सा है? धनावेशित हिस्सा कौन सा है? तो देखिए, धनावेशित हिस्सा यानी जो अपना नाभिक है वो कैसा होगा? धनावेशित होगा। क्यों होगा ये धनावेशित? क्योंकि इसके अंदर प्रोटॉन उपस्थित है और प्रोटॉन कैसा होता है? धनावेशित भाग होता है। तो इसके कारण ही जो अपना नाभिक होगा वो कैसा होगा? धनावेशित होगा। और यदि अपन से पूछे कि कक्ष या ऊर्जा स्तर कैसा होता है, तो अपन कहेंगे कि ये कैसा होता है? ऋणावेशित भाग होता है, ऋणावेशित भाग होता है। ये अपना पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? न्यूक्लियस, या इसे अपन क्या बोलते हैं? नाभिक, नाभिक। ये इसके अंदर क्या पूछा है? हिस्सा, यानी कौन सा भाग है जो क्या हो? धनावेशित हो। तो धनावेशित भाग कौन सा होगा? नाभिक या न्यूक्लियस, न कि कक्षक। अपन हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो नाभिक है उसके अंदर प्रोटॉन उपस्थित होता है, प्रोटॉन के कारण नाभिक कैसा होगा? धनावेशित होगा। और जो कक्ष है वो अपना कैसा होगा? ऋणावेशित भाग होगा। फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, परमाणु नाभिक के अवयव है, यानी परमाणु के अंदर जो नाभिक है उसके अंदर अवयव कौन कौन से हैं? अब यहां ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। अभी अपन ने बात की थी कि जो अपना परमाणु है, परमाणु के अंदर एक धनावेशित भाग होता है जिसके अंदर क्या होता है? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। तो उसी के अनुसार आप आंसर दीजिए। परमाणु के नाभिक के अवयव हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यहाँ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कहाँ पाया जाता है? कक्ष के अंदर होता है या ऊर्जा स्तर में होता है? इलेक्ट्रॉन नहीं होगा और ये इलेक्ट्रॉन, इसके कारण ये तीनों आंसर गलत हो जाएगा। और अपना सही आंसर क्या होगा? स, यानी जो सी आंसर है वो क्या होगा? सही होगा। फिर अपन बात करते हैं नेक्स्ट, आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो इसके अंदर अपन सीधा याद रखेंगे एंटोनियो लेवोसियर, एंटोनियो लेवोसियर। लेवोसियर क्या है? आधुनिक रासायनिक शास्त्र का जनक है। फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है? यानी जो एक प्रकार का परमाणु वो किसके अंदर पाया जाता है या किसके अंदर मिलता है? तो अपन देखते हैं कि जो खनिज यौगिक है उसके अंदर एक प्रकार का परमाणु होता है, या खनिज मिश्रण, या
प्राकृत तत्व या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए जो खनिज यौगिक है उसके अंदर तो एक से अधिक परमाणु या एक से अधिक परमाणु पाए जाते हैं। खनिज मिश्रण के अंदर भी एक से अधिक परमाणु पाए जाएंगे। लेकिन जो प्राकृतिक तत्व है जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के तत्व के अंदर जो परमाणु होंगे वो कैसे होंगे, सदैव हाइड्रोजन के होंगे। जैसे हाइड्रोजन है उसके अंदर हाइड्रोजन के ही सारे क्या होंगे, परमाणु हैं। जैसे ऑक्सीजन जो तत्व है उसके अंदर सारे कैसे होंगे, ऑक्सीजन के ही तत्व होंगे। तो इसमें से कौन सा अपना सही आंसर हो जाएगा, प्राकृत तत्व जो होंगे वो अपना सही आंसर हो जाएगा। फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। परमाणुीय नाभिक किसने खोजा था, यानी जो परमाणु का नाभिक है उसकी खोज किसने की थी। ये परमाणु का नाभिक है, इसकी खोज किसने की थी। तो अपन को ध्यान रखना है, एक रदरफोर्ड नाम का वैज्ञानिक था जिसने क्या किया, नाभिक की खोज की। रदरफोर्ड ने क्या किया, नाभिक की खोज की थी। और इन्होंने यानी रदरफोर्ड ने एक प्रयोग किया था जिसका नाम है एल्फा प्रकीर्णन प्रयोग। इसके द्वारा इन्होंने क्या किया, नाभिक की खोज की। और इसके अंदर इन्होंने एल्फा कण, लगभग 20,000 एल्फा कणों का एक सोने की पन्नी के ऊपर, क्या किया, एल्फा कणों का बौछार करवाया। और इस पन्नी के चारों ओर ZnS जिंक सल्फाइड का पर्दा लगाया और पीछे की तरफ भी क्या लगाया, जिंक सल्फाइड, जिसके कारण जो एल्फा कणों की बौछार की जाती है वो प्रतिदीप्ति के द्वारा अपन को दिखाई दे सके और पता लग सके कि जो एल्फा कण है वो कहां जा रहे हैं टकराकर। मान लो इन्होंने क्या किया, 20,000 एल्फा कणों की क्या करवाई, बौछार करवाई। तो इन्होंने पाया कि लगभग सभी कण कहां चले जाते हैं, जो परमाणु है उसको पार कर कर चले जाते हैं। और कुछ कण अपना पथ छोड़ देते हैं और 30,000 में से केवल एक ही कण क्या हुआ, अपने जिस पथ से गया उसी पथ में लौट आया। और उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि जो परमाणु है उसके केंद्र भाग में धनावेश उपस्थित है, क्योंकि जो एल्फा कण होता है वो धनावेशित होता है और धनावेश को क्या करेगा, प्रतिकर्षित या वापस इसको रिफ्लेक्ट करेगा। इसी कारण उन्होंने कहा कि रदरफोर्ड ने कहा कि एक परमाणु के अंदर एक धनावेशित भाग है और उन्होंने इसे क्या नाम दिया, नाभिक नाम दिया। इस प्रकार उन्होंने क्या किया, नाभिक की खोज की। फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए हिग्स बोसोन को इससे भी जाना जाता है, यानी जो हिग्स बोसोन है उसको किस नाम से और जाना जाता है। तो अपन ध्यान रखेंगे गॉड कण या गॉड पार्टिकल के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसकी खोज हिग्स और वह सत्येंद्रनाथ बोस के नाम पर इसका नाम रखा गया, बोसोन। तो इसका नाम हो गया क्या, हिग्स बोसोन। ये हिग्स नामक पीटर हिग्स, इनकी अभी 8 अप्रैल को क्या हो गई है, मृत्यु हो गई है। ये इनकी 94 वर्ष, यानी इतने साल ये जीकर इनका देहांत हो चुका है। और ये अभी करंट का भी अपने क्वेश्चन बनता है और इनको 2013 के अंदर नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ये भी अपन ध्यान रखेंगे। यानी जो पीटर हिग्स है उनको नोबेल पुरस्कार कब दिया गया, 2013 के अंदर नोबेल पुरस्कार दिया गया था। फिर अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, गॉड पार्टिकल हिग्स और बोसोन, और अपने भारत के थे सत्येंद्रनाथ बोस, उनके नाम पर भी इसका नाम पड़ा है हिग्स बोसोन। फिर देखते हैं रेडियो एक्टिव
की आविष्कार किया था, यानी किस वैज्ञानिक ने रेडियो एक्टिविटी की खोज की? तो हेनरी बेकुरेल नामक वैज्ञानिक था जिसने किया क्या? रेडियो एक्टिव पदार्थ की या रेडियो एक्टिविटी की खोज की। नेक्स्ट चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। द्रव्यमान संख्या किसका योग है? द्रव्यमान संख्या किसका योग है? अब देखिए द्रव्यमान संख्या को अपन सबसे पहले प्रदर्शित किस नाम से करते हैं? ए, ये होगी आपके द्रव्यमान संख्या। और द्रव्यमान संख्या क्या होती है? इसको देखिए द्रव्यमान संख्या जो है अपने प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का क्या होती है? योग होती है। तो किसका योग है? तो अपन बता सकते हैं कि जो द्रव्यमान संख्या है वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का क्या है? योग है। द्रव्यमान संख्या किसका योग है? तो अपन सदैव ध्यान रखेंगे कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का क्या है? योग है। अब देखिए किसी भी तत्व को किस प्रकार अपन प्रदर्शित कर सकते हैं। कहाँ अपन द्रव्यमान संख्या लिखते हैं और कहाँ अपन इसका क्रमांक लिखते हैं। तो देखिए अपन ऊपर की तरफ या तो आप यहां लिखो या यहां लिखो। नॉर्मली अपन इस तरफ क्या लिखते हैं? द्रव्यमान संख्या, और यहां अपन लिखते हैं परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक को जेड द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जो ये ए है, ए किससे मिलकर बना है? तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से मिलकर बना है। और जो जेड है परमाणु क्रमांक, वो क्या है? आपके प्रोटोनों की संख्या है। जेड परमाणु क्रमांक किसके बराबर होगा? प्रोटोनों की संख्या के बराबर होगा। और ए परमाणु द्रव्यमान संख्या वो किसके बराबर होगा? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के बराबर होगा। अब इस आधार पर अपन जो ये क्वेश्चन है उसका आंसर दे सकते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्या कहलाती है? अपन के द्रव्यमान संख्या कहलाती है। फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से किस कण का शून्य आवेश है? तो अपन को उससे पहले अपन को ध्यान होना चाहिए जो परमाणु है उसके अंदर कौन कौन से कण पाए जाते हैं और उनका आवेश क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले एक परमाणु के अंदर क्या पाया जाता है? इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। और उसका आवेश कितना होता है? ध्यान रखना है अपन को 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg। ये क्या है? अपना एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है। 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 सॉरी 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ये क्या हो जाएगा इसका? चलिए इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है वो अपन को ध्यान रखना है। इलेक्ट्रॉन का आवेश हो जाएगा आपके 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ये किसका आवेश है? इलेक्ट्रॉन का आवेश है। और नेक्स्ट अपन बात करें कि प्रोटॉन का आवेश कितना है? तो प्रोटॉन का इसका विपरीत यानी माइनस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ये किसका आवेश हो गया? इलेक्ट्रॉन का आवेश हो गया। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपके प्रोटॉन इसके विपरीत यानी प्लस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ये किसका आवेश हो जाता है? आपके प्रोटॉन का। और न्यूट्रॉन कैसा है? आपका उदासीन। इस पर किसी प्रकार का आवेश या चार्ज उपस्थित नहीं होता है। और नेक्स्ट है पॉजिट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन है उसके बराबर और विपरीत आवेश का होता है। यानी जो अपना इलेक्ट्रॉन है उसका आवेश है माइनस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। उसका विपरीत यानी प्लस के अंदर क्या होगा? एक पॉजिट्रॉन का आवेश होगा। तो निम्नलिखित में से किस कण का शून्य आवेश है? तो अपन कहेंगे कि जो न्यूट्रॉन है उस पर किसी प्रकार का चार्ज नहीं पाया जाता है। फिर देखते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है। तो अभी अपन ने जस्ट पढ़ा था इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या होगा? पॉजिट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन है उसका जस्ट क्या है? उल्टा आपका पॉजिट्रॉन है।
इसे ई प्लस के द्वारा पॉजिट्रॉन को क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है, पॉजिट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन के विपरीत होता है, और जितना आवेश इलेक्ट्रॉन का होता है उसके विपरीत, यानी -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम है, उसके विपरीत ही क्या है, किसका, पॉजिट्रॉन का आवेश है, प्लस में। फिर अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए, किस तत्व के एक परमाणु की द्रव्यमान संख्या 23 है और उसकी द्रव्यमान संख्या कितनी है, 23, और परमाणु की संख्या कितनी है, 11 है। तो अपन को क्या ज्ञात करना है, इसमें से कितने प्रोटॉन होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, कितने न्यूट्रॉन होंगे। उससे पहले अपन समझते हैं कि किसी भी परमाणु को किस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है। इसी प्रकार जैसे ऊपर अपन क्या लिखते हैं, परमाणु भार लिखते हैं, और परमाणु भार को अपन किस नाम से जानते हैं, द्रव्यमान संख्या के नाम से। और परमाणु क्रमांक जो है उसको जेड द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ए किसके बराबर है, ए अपना है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के बराबर। जो द्रव्यमान संख्या है या जो परमाणु भार है वो किसके बराबर है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के बराबर है। और जेड यानी परमाणु क्रमांक वो किसके बराबर होता है, प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। तो इस आधार पर अपन ज्ञात करेंगे कि इसके अंदर, यानी जो एक परमाणु है जिसका द्रव्यमान संख्या 23 है और परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक कितना है, 11 है। तो ऐसा परमाणु है अपने पास सोडियम। अब देखिए, ये सोडियम परमाणु है और इसका जो परमाणु क्रमांक है वो कितना होता है अपना, 11। परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11। ये हो गया अपना सोडियम, और इसका परमाणु क्रमांक 11, और इसकी जो द्रव्यमान संख्या है वो कितनी होती है, 23 होती है। अब अपन को ज्ञात करना है इनमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी होती है। तो देखिए, जो आपका परमाणु क्रमांक है वो किसके बराबर होता है, प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है, यानी जेड बराबर किसके, प्रोटॉन कितना है अपने पास, 11। फिर देखिए, न्यूट्रॉन की संख्या अपन को ज्ञात करनी है, तो इसके ऊपर जो है वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या है, यानी 23 माइनस 11। तो अपन के पास जो 12 आ जाएंगे वो क्या हो गए, न्यूट्रॉन की संख्या हो जाएगी। यानी आप क्या करोगे, ए के अंदर से क्या घटाना है आपको, प्रोटॉन की संख्या, तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगी, न्यूट्रॉन की संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो देखिए, अब ये आपको क्या प्राप्त होगी, प्रोटॉन की संख्या, और अब आपके पास न्यूट्रॉन की संख्या a माइनस पी बराबर n बराबर कितना प्राप्त हुआ, 12। उसके बाद अपन देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। किसी भी उदासीन परमाणु के अंदर यदि कोई परमाणु क्या है, उदासीन है, उस पर किसी प्रकार का क्या नहीं है, आवेश नहीं है, आवेश नहीं है, तो अपन कहेंगे कि वो परमाणु क्या है, उदासीन है, और उसमें जितने प्रोटॉन हैं, यानी जितने प्रोटॉनों की संख्या है उतने ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। यानी किसी उदासीन परमाणु में प्रोटॉन बराबर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। तो अपन अब इस क्वेश्चन का आराम से क्या दे सकते हैं, आंसर दे सकते हैं। अपने पास प्रोटॉन की संख्या कितनी है, 11। तो देखें 11 यानी 11 किसके अंदर है, ये प्रोटॉन की संख्या 11 है, और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी है अपने पास, 11 है, और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है अपने पास, 12। न्यूट्रॉन 11, तो ये गलत हो जाएगा, न्यूट्रॉन 11 ये भी गलत हो जाएगा, प्रोटॉन 23 नहीं होगा। तो अपना जो बी है, आंसर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए अपन फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, एक परमाणु की परमाणु संख्या क्या होती है जिसमें 10 प्रोटॉन है और 11 क्या है, न्यूट्रॉन है।
इसमें क्या पूछा है, परमाणु संख्या यानी परमाणु क्रमांक पूछा है। तो परमाणु क्रमांक किसके बराबर होता है, अपन ने अभी देखा है Z बराबर किसके होता है, प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है, और प्रोटॉनों की संख्या अपने पास कितनी है, 10। तो जो परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 10। एक परमाणु है जिसका परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या, ये परमाणु है जिसका परमाणु क्रमांक क्या है, 10 है। और आपको क्या बताना है, परमाणु संख्या क्या होगी जिसमें प्रोटॉनों की संख्या क्या है, 10 है, और न्यूट्रॉनों की संख्या क्या है, 11 है। तो आपको परमाणु क्रमांक बताना है। तो जितने प्रोटॉन होंगे वही क्या होगी, आपके परमाणुओं की संख्या होगी। यदि आपको इसके अंदर द्रव्यमान संख्या पूछे तो अपन क्या करेंगे, द्रव्यमान संख्या ए बराबर किसके होगा, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, ठीक है। और न्यूट्रॉन अपने पास कितने हैं, 11, और प्रोटॉन कितने हैं अपने पास, 10। तो इसका काउंट कितना हो जाएगा, 21। यानी जो आपका द्रव्यमान संख्या है वो कितने हो जाएगी इसके अंदर, 21। आप यहाँ इसकी जगह लिख सकते हो क्या, 21 परमाणु या द्रव्यमान संख्या आपके हो जाएगी, और परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या कितनी हो जाएगी इसके अंदर, 10। फिर अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दो परमाणुओं को समस्थानिक कब कहा जाता है, आइसोटॉप्स कब कहा जाता है। यानी दो परमाणु है और उनको अपन आइसोटॉप्स कब कह सकते हैं या समस्थानिक कब कह सकते हैं। अब देखो समस्थानिक, यदि समस्थानिक का अर्थ होता है एक ही स्थान, जैसे मान लो कि हाइड्रोजन के समस्थानिक अपन देख लेते हैं। सबसे पहले हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन है, इसके समस्थानिक 3 समस्थानिक होते हैं। नंबर 1 परमाणु क्रमांक 1 और द्रव्यमान संख्या भी 1। ये दूसरा हाइड्रोजन का समस्थानिक परमाणु क्रमांक 1 और द्रव्यमान संख्या 2। और तीसरा परमाणु ये हाइड्रोजन का समस्थानिक है जिसकी द्रव्यमान संख्या क्या हो जाएगी, 3। यानी वे तत्व या अणु जिनका परमाणु क्रमांक या वे पदार्थ जिनका परमाणु क्रमांक समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या हो, भिन्न हो सकती है, ऐसे तत्वों को अपन क्या कहेंगे, समस्थानिक कहेंगे। ऐसे तत्वों को क्या अपन कहेंगे, समस्थानिक। उनका परमाणु क्रमांक क्या हो, समान हो, परंतु उनकी द्रव्यमान संख्या क्या हो, भिन्न हो। अपने हिसाब से ये सही हो गया। उसमें देखे नेक्स्ट ऑप्शन अपन देख लेते हैं, उसमें न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो, समान हो, जरूरी नहीं है, और द्रव्यमान संख्या भिन्न हो। द्रव्यमान संख्या भिन्न होनी नहीं चाहिए, क्या होनी चाहिए, समान हो। और उनमें प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या का योगफल यानी कि द्रव्यमान संख्या समान हो। द्रव्यमान संख्या अपन को समान चाहिए नहीं, अपन को क्या चाहिए, परमाणु क्रमांक समान चाहिए। उनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो परंतु रेडियो एक्टिव, जो कि क्या है, गलत हो जाएगा। अपना सही आंसर क्या हो जाएगा, पहला अ। उनका परमाणु क्रमांक क्या होना चाहिए, समान। जैसे ये हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है और उनका क्या परमाणु क्रमांक 1 है, और जो द्रव्यमान संख्या है वो भिन्न हो सकती है। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु का आकार लगभग होता है, यानी कोई परमाणु है उसका आकार लगभग कितना होता है। तो अपन याद रखेंगे कि 10 की पावर -10 मीटर आकार का क्या होता है, एक नॉर्मल परमाणु होता है। इसे अपन एंगस्ट्रॉन के अंदर भी मापते हैं। जैसे 1 एंगस्ट्रॉन क्या हो सकता है, एक परमाणु का आकार हो सकता है, या इसको फिर अपन नैनोमीटर में मापते हैं। यानी ये मापने की क्या है और इकाइयां हैं। और ध्यान रखोगे कि 10 की पावर -15 जो नाभिक होता है आपका, यानी जो परमाणु का नाभिक होता है उसका आकार 10 की पावर -15 मीटर के लगभग होता है, और उससे अपन फर्मी मीटर या फेक्टोमीटर के अंदर मापते हैं। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। 2 कथन है जिसमें से अपन को असत्य कथन पहचानना है। सबसे पहले देखिए, अणु स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है, यानी जो अणु है वो फ्री नेचर के अंदर पाया जा सकता है। क्या यह कथन सत्य है। दूसरा कथन है, अणु तत्व या यौगिक के रासायनिक गुणधर्म प्रदर्शित कर सकता है, यानी जो अणु या तत्व, ये जो अणु है वो तत्व या यौगिक के क्या कर सकता है, रासायनिक गुणधर्म प्रदर्शित कर सकता है।
अब सबसे पहले अपन देखते हैं कि अणु क्या है। अणु, अब देखिए अणु का निर्माण दो या दो से अधिक परमाणु के द्वारा, दो या दो से अधिक क्या परमाणु के रासायनिक संयोग से एक अणु का निर्माण होता है। जैसे कि अपन जल की बात करें, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर ये क्या बना लेता है, H2O। H2O ये क्या हो जाएगा, यानी एक हाइड्रोजन एंड दो हाइड्रोजन परमाणु और एक ऑक्सीजन परमाणु मिलकर क्या बनाएगा, एक अणु बनाएगा, किसका, जल का। ये क्या है, एक अणु है जल का। इसी प्रकार क्या करते हैं, दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर एक तीसरी इकाई का निर्माण करते हैं रासायनिक अभिक्रिया द्वारा, जिसे अपन क्या बोलते हैं, अणु बोलते हैं। और अणु का जो अस्तित्व है वो नेचर के अंदर वो फ्री रह सकता है, जबकि जो परमाणु है वो आपको नेचर के अंदर क्या नहीं पाया जाता है, स्वतंत्र अस्तित्व में कभी नहीं पाया जाता। लेकिन अणु क्या होता है, स्वतंत्र अस्तित्व में पाया जा सकता है। इसका मतलब यह जो कथन है वो क्या है, सही है। दूसरा, अणु तत्व ये यौगिक के रासायनिक गुणों को क्या प्रदर्शित कर सकता है। तो यह भी जो कथन है वो क्या है, सत्य है। तो इसमें से आपको क्या चुनना था, असत्य कथन चुनना था, लेकिन ये दोनों क्या है, कथन सत्य है। तो ना तो आपका ए असत्य है, ना ही दूसरा असत्य है। ये अपना हो गया 15वां क्वेश्चन। उसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। अब देखिए, किसी भी परमाणु के अंदर या किसी भी तत्व के अंदर तीन मूलभूत कण पाए जाते हैं। मूलभूत कण, तीन मूलभूत क्या पाए जाते हैं, कण पाए जाते हैं। मूलभूत कण वो कौन कौन से होते हैं, एक तो आपका इलेक्ट्रॉन, ये मूलभूत कण है, और उसके बाद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये तीनों क्या है, किसी भी परमाणु के अंदर ये तीनों कण उपस्थित होते हैं, उन्हें अपन क्या बोलते हैं, मूलभूत कण कहते हैं। अब देखिए मूलभूत कण, तो इसके अंदर ऐसा कौन सा तत्व है जो इस कथन का क्या है, अपवाद है कि उसके अंदर न्यूट्रॉन अनुपस्थित हो। चलिए सबसे पहले अपन देखते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के अंदर न्यूट्रॉन अनुपस्थित होता है क्या, न्यूट्रॉन के अंदर और हाइड्रोजन के अंदर। तो इन और कॉपर, इनमें से कौन सा ऐसा तत्व है जिसके अंदर न्यूट्रॉन अनुपस्थित होता है। तो अपन ध्यान रखेंगे कि जो हाइड्रोजन है उसके अंदर न्यूट्रॉन अनुपस्थित होता है। ये तो क्या हो गया इसका परमाणु क्रमांक, और ये क्या हो गया इसका द्रव्यमान संख्या। और न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है, न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर द्रव्यमान संख्या माइनस प्रोटॉनों की संख्या। अब देखिए न्यूट्रॉन बराबर ए, ये हो गया आपके द्रव्यमान संख्या, और प्रोटॉनों की संख्या कितनी है अपने पास, एक। तो अपन एक में से एक माइनस करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, जीरो। यानी हाइड्रोजन ऐसा तत्व है या ऐसा अपवाद है जिसके अंदर न्यूट्रॉन अनुपस्थित होता है। न्यूट्रॉन क्या होता है, अनुपस्थित होता है। फिर देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। बाकी जो भी तत्व है उन सभी तत्वों के अंदर सभी तत्व यानी जो मूलभूत कण है वो सभी पाए जाते हैं। फिर देखते हैं ओजोन में ऑक्सीजन की परमाणुकता कितनी होती है। यानी परमाणुकता का पहले तो मीनिंग क्या है, यानी कोई भी तत्व या कोई भी अणु जितने परमाणुओं से मिलकर बना होता है उसे अपन क्या बोलते हैं, परमाणुकता बोलते हैं। जैसे ऑक्सीजन है उसकी परमाणुकता कितनी होती है, दो। ओजोन की कितनी होती है, तीन। सल्फर की कितनी होती है, S8। इसी प्रकार जैसे फास्फोरस की P4, इसकी परमाणुकता कितनी होती है, चार। कुछ ऐसे तत्व है जैसे अक्रिय गैसें, उनकी परमाणुकता एक होती है। अक्रिय गैसें कौन कौन सी है, एक तो हीलियम,
नियॉन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन और जीनॉन, ये सभी क्या होती हैं? अक्रिय गैसें होती है। और इन सब की जो परमाणुता है वो कितनी होती है? 1 होती है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है और इसका अपन क्या रखेंगे? विशेष ध्यान रखेंगे। इस क्वेश्चन के अंदर है ओजोन गैस में, ओजोन में ऑक्सीजन की जो परमाणुता है वो कितनी है? तो अपन कहेंगे कि 3, यानी जो ओजोन है उसकी परमाणुता यानी वो कितने परमाणुओं से मिलकर बना होता है? तो वो 3 परमाणुओं से मिलकर बना होता है। फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से परमाणु का मूलभूत कण नहीं है। अपन ने देखा था मूलभूत, किसी भी परमाणु के अंदर मूलभूत कण यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये 3 क्या है? मूलभूत कण है। और इसके अलावा इन ऑप्शन के अंदर ऐसा कौन सा है जो मूलभूत कण नहीं है? इलेक्ट्रॉन अपना क्या है? मूलभूत कण है। प्रोटॉन मूलभूत कण है और न्यूट्रॉन क्या है? अपना मूलभूत कण है। लेकिन न्यूट्रॉन क्या है? मूलभूत कण नहीं है। फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रोटॉन में आवेश कितना होता है? एक प्रोटॉन है, उसका आवेश कितना होता है? तो अपन ने थोड़ी देर पहले ही देखा था कि एक प्रोटॉन का आवेश इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, वो सभी अपन ने देखा था। एक बार फिर से अपन देखते हैं। जो प्रोटॉन होता है उसका आवेश होता है प्लस के अंदर 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। और जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका जो आवेश है वो माइनस के अंदर होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। ये क्या हो जाता है? इनके आवेश हो जाता है। अपने को जो क्वेश्चन के अंदर आंसर देना है वो है प्रोटॉन में आवेश कितना होता है? 1.60 इंटू 10⁻⁹ कूलम। चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मानव में रक्त परिसंचरण अध्ययन हेतु, मानव में रक्त परिसरण अध्ययन हेतु किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए अपन ध्यान रखेंगे कि सोडियम 24 है जो रक्त परिसंचरण के अध्ययन के लिए इसका उपयोग करते हैं। और जो कोबाल्ट 60 है इसका उपयोग अपन किस में करते हैं? कैंसर के अंदर, यानी कैंसर के उपचार में करते हैं। कैंसर के उपचार में करते हैं। और जो आयोडीन 131 है उसका उपयोग अपन गेंगा के उपचार यानी जो गेंगा रोग है या गलगंट रोग है उसके उपचार में अपन करते हैं। और जो कार्बन 14 है उसका उपयोग अपन जीवाश्म की आयु ज्ञात करने के लिए करते हैं। जीवाश्म की आयु ज्ञात करने के लिए अपन कार्बन 14 का उपयोग करते हैं। इसके अलावा देखिए जो परमाणु भट्टियां हैं उसके अंदर अपन यूरेनियम 235 यानी यूरेनियम का एक समस्थानिक है यूरेनियम 235 का उपयोग परमाणु भट्टी के अंदर ईंधन के रूप में करते हैं, ईंधन के रूप में करते हैं। और देखिए हाइड्रोजन के कुछ समस्थानिक अपन ने देखे थे। हाइड्रोजन के समस्थानिक के अंदर देखिए सबसे पहले हाइड्रोजन का एक समस्थानिक था H12। इसका जो नाम है इसे अपन डी द्वारा प्रदर्शित करते हैं और इसे बोलते हैं अपन ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम। और इसका उपयोग भारी जल के निर्माण में करते हैं। यानी जो ड्यूटेरियम है इसका उपयोग किस में करते हैं? भारी जल के निर्माण में। भारी जल के निर्माण में किसका उपयोग करते हैं अपन? ड्यूटेरियम का उपयोग करते हैं। और ये ड्यूटेरियम अपन जो परमाणु भट्टियां हैं
उसके अंदर मंदक के रूप में इसका उपयोग करते हैं। और एक हाइड्रोजन का समस्थानिक और है, इसका उपयोग अपन, इसका नाम है ट्राइट्रियम। ट्राइट्रियम, इसका उपयोग अपन किस में करते हैं? ट्रेसिंग में करते हैं, यानी किसी भी चीज को ट्रेस करने के लिए, जल, पेट्रोल आदि को ट्रेस करने के लिए अपन किसका उपयोग करते हैं? ट्राइट्रियम का उपयोग करते हैं। ये हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक में से 2 समस्थानिक है जिनका उपयोग अपन को ध्यान रखना है। आज की क्लास के अंदर इतना ही। आप जितना हो सके इस क्लास को शेयर करिए, लाइक करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन एक नए चैप्टर के क्वेश्चन के साथ उपस्थित होंगे। आज के लिए गुड नाइट, थैंक यू।